आपने कहा फ्रेमवर्क थिंकिंग, तो ये क्या आज का यूथ जो है जेनजी, तो ये क्या रिलेशनशिप पे भी काम आएगी उनके? फ्रेमवर्क थिंकिंग एक तरीके की हैबिट है। कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई भी आपका डिसीजन मेकिंग है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है यार लाइफ में करना क्या है, यहाँ पे जो स्टेप्स बनाने का काम है ना, वो सबसे क्रिटिकल होता है। तो एआई के बारे में कुछ और बताइए इंटरेस्टिंग, जिस कुछ ऐसा आपने देखा या कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा एग्जाम्पल। आप अपनी एआई गर्लफ्रेंड बना सकते हो, मुझे लगता है खतरनाक है। तो अभी माशूका वाले जो एज में है वो एआई को अपनी माशूका बना ले, कहने का तात्पर्य ये है, ट्रेंड को समझे। आप किसी एक मिशन के लिए लोगों को एक साथ लेके आते हैं। इसको ऐसा समझो कि आप अपना रिलीजन स्टार्ट कर दो। और सबसे बड़ी बात है कि एआई अभी जैसा है ना, वो सबसे डम्ब अभी है। इसके बाद हम जितना भी आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ये उससे स्मार्ट ही होने वाला है। एआई को समझते समझते ऐसा ना हो कि एआई हमें बेहतर समझने लग जाए। हाँ भाई वो भी तो ट्रेन हो रहा है ना, बिल्कुल। आप उससे काम करवा रहे हो। और आप कुछ साउंड हीलिंग वाली भी बात भी बता रहे थे मुझे तो साउंड हीलिंग क्या है? बेसिकली आप लेट जाते हैं, आसपास में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। सो हिमांशु जी, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ लास्ट टेक अवे आपकी तरफ से। पीछे इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है जो बनाई हुई है इंसानों ने, उसके बारे में बताइए। और मार्क मैनसन करके एक ऑथर है, अब ये कहने वाली बात नहीं, लेकिन इंडियन लोग इसके लिए बदनाम हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सार्थक आपका इस नए पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे अमेजिंग गेस्ट हैं हिमांशु बिष्ट जी, अ सोलोप्रेन्योर, कोच एंड अ रियल डिजिटल नोमैड। सो हिमांशु जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। परफेक्ट। सो जैसा कि हमने कहा कि सोलोप्रेन्योर, डिजिटल नोमैड एंड कोच, शुरू से शुरू करते हैं। आप ये बताइए कि आप स्कूलिंग कहाँ से रही आपकी, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुक्तेश्वर करके एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे मैं पैदा हुआ था। और स्कूलिंग जो मैंने करी थी वो नवोदय ताड़ीखेत से, रानीखेत। ओके, ताड़ीखेत, दैट्स रानीखेत। रानीखेत। तो उत्तराखंड वाले जल्दी रिलेट कर लेंगे। हाँ, रानीखेत से स्कूलिंग करी, फिर उसके बाद कोटा गया आईआईटी की तैयारी करने के लिए, जैसे सब जाते हैं। अपने यहाँ वो बोलते हैं ना, पहले लोग इंजीनियर बनते हैं फिर सोचते हैं बनना क्या है, तो हमने भी वही किया। तो कोटा फैक्ट्री में एक आपका हाँ, भी एक था कहानियां, मतलब आपके पास भी हैं। हाँ, और फिर वहाँ से एनआईटी अगरतला, और बस फिर वहाँ लगा पढ़ाई हो गई, अब कुछ करते हैं। तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका किस में था? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, ग्रेट। सो उसके बाद फिर क्या रहा, कैसे रहा? वहाँ से एक जॉब लगी थी मेरी, एक क्या 3 जॉब लगी थी वहाँ से। और लेकिन कुछ एजुकेशन लोन था, थोड़े सपने थे, सोचा था घूमना फिरना है, अपना बिजनेस करना है, ये सब चीज़ें थी। एक डिसीजन लिया कि जॉब नहीं करेंगे, ऑफर लेटर रिजेक्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। और 8 साल हो गए। आई थिंक दैट वाज गुड डिसीजन। दैट वाज अ गुड डिसीजन। एक्सेलेंट। सो उसके बाद फिर आपने कौन सी ट्रेनिंग्स, जो अभी जब हमारे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी है, क्रेजी ट्रेनिंग्स भी करी है। सो उनका क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? मुझे लगता है ना, मेरी जर्नी में 2 चीज़ें बहुत मेन रही हैं। एक तो जो मैंने सीखा बिजनेस करने के लिए, क्योंकि जब पहले बैकग्राउंड नहीं होता है बिजनेस का, फैमिली बिजनेस की बैकग्राउंड की नहीं होती है, तो खुद से सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो मैंने बिजनेस में करा, जैसे मैंने सीखा था, टी हार्व एकर अमेरिका के एक सक्सेसफुल मल्टी मिलियनर है। उस समय वो इंडिया में स्टार्ट ही कर रहे थे अपना प्रोग्राम। टोनी रॉबिन्स से बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर तो बहुत सारे मतलब अमेरिकी एंटरप्रेन्योर्स जिनके साथ जिनसे मैंने उनको मैं देख रहा था ऑनलाइन, और उनसे उनके कंटेंट में इंटरेस्ट आ रहा था, तो उनसे सीखना शुरू किया। और दूसरी साइड से जो था, जो पर्सनल डेवलपमेंट का प्लान था कि यार मुझे अपने आप को और अच्छे से समझना है, और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है दुनिया में। तो उन चीज़ों के लिए मैंने पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत सारी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया। सो क्या लगा उन ट्रेनिंग से, जैसे बिफोर एंड आफ्टर जैसे कहते हैं, तो क्या अमेजिंग सा क्या डिस्कवर हुआ उसमें? मुझे लगता है मैं एक अलग इंसान था जिस समय मैं ग्रेजुएट हो रहा था, जिस समय मैं कॉलेज से निकल रहा था। कुछ आइडिया नहीं था दिमाग में, 10 चीज़ें चल रही हैं, अपना बिजनेस भी शुरू करना है, एक बिजनेस अपना लोकल सिटी में भी शुरू करने की कोशिश करी, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2-4 चीज़ें और कर रहा था। आईआईटी के बाद आईआईटी जाने की तैयारी कर रहा था, और साथ में अपना बिजनेस भी, और अपना साथ में और भी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था। उस समय में क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में, लेकिन जब ट्रेनिंग करना शुरू किया तो सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो क्लैरिटी मिली कि
करना क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो स्कूल लाइफ में आपका कैसा रोल रहता था? हाउ विच टाइप ऑफ स्टूडेंट यू वर? मींस बहुत स्कूल कह रहा हूँ मैं, अगर मैं कहूँ कि NIT अगरतला, NIT, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यस टेक्नोलॉजी। यस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसमें आपने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या मस्ती करी, थोड़ा उसके बारे में ऑडियंस को बताइए, सो दैट जो हमारा ऑडियंस देख रहे हैं, यूथ है, तो थोड़ा सा कनेक्ट कर जाएगा आपके साथ। सबसे पहली चीज़ तो ऐसा होता है, NIT सबसे अच्छे कॉलेजेस में आता है। IITs के बाद 17 लाख लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में, निकलते हैं 20,000 लोग। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, होता ये है कि सारे कॉलेज एक जैसे होते हैं इंडिया में। मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि सभी कॉलेजेस में सिचुएशन यही होती है, खुद से पढ़ाई करनी होती है, खुद ही से पढ़ना होता है। और जितना कॉलेज अच्छा होते जाता है, जितना मैं IIT के लोगों से, अपने दोस्तों से बात करता हूँ या दूसरे NIT के लोगों से बात करता हूँ, तो मैक्सिमम लोगों का ये रहता है कि कुछ नहीं कर रहे थे वो लोग। वो कहते हैं ना, बकचोदी कर रहे थे। यहाँ बीप लगा दीजिएगा। मतलब अपना जितना ज़्यादा अच्छा कॉलेज होते जाता है उतना एंजॉय ज़्यादा बढ़ते जाता है। लेकिन ये भी होता है कि एक तुम्हें पता होता है कि यार कॉलेज में अच्छी कंपनी आने वाली है, अच्छे लोग आसपास में मिलने वाले हैं। और साथ में जो तुम्हारा नेटवर्क होता है, तुम्हारे जो दोस्त जिनके साथ तुम क्लास बंक मार के जा रहे थे, जिनके साथ तुम ऐसे ही घूम रहे थे, फिर रहे थे रात भर कॉलेज से बाहर बाउंड्री फाँद के जा रहे थे। आज के समय जैसे मेरे दोस्त हैं, कोई गूगल में है, कोई अमेजोन में है, कोई US में है, कोई कोरिया में है, सब लोग अच्छी सक्सेसफुल जगहों पे है। तो वो नेटवर्क बिल्ड करने का एक हाँ, नेटवर्क बिल्ड करने का बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। और वो आई थिंक ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है अच्छे कॉलेज में जाने का, नेटवर्क। क्योंकि कॉलेज मेरे हिसाब से टीचर तो सब जगह लगभग एक जैसे ही होते हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन वो गैप जो होता है ना स्टूडेंट्स और टीचर का, मुझे लगता है कि उसकी वजह से स्टूडेंट को खुद ही पढ़ना पड़ता है। और कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में आपने, जैसे हॉस्टल में आप रहे, तो कुछ अमेजिंग सा किस्सा, कुछ ऐसा जो आपको अभी स्ट्राइक कर रहा हो और जिसने आपको लेसन भी दिया, और कुछ अभी जो चीज़ याद आ रही है मेरे को, जब फर्स्ट ईयर में था तो अपने को पॉकेट मनी कमाने का बड़ा शौक लगा हुआ था, तो हमने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली थी। क्या बात है। और तो स्कूल में जितने लोग थे सबको जाके प्रेजेंटेशन देते थे कैसे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। मतलब हमारे पास कुछ जेब खर्च के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सबको 1-1 करोड़ बनाने के सारे सपने हमने दिखा रखे थे। तो MLM वाले इसको जरा ध्यान से सुनेंगे, जिनके अंदर अभी एक क्रेजीपन जाग रहा है MLM को, तो उनके लिए बहुत कुछ सीखने को, प्लीज। हमने सबको प्रेजेंटेशन वगैरह दी, और मतलब मेरा नेटवर्क भी बन गया है कि IIT गोवा में है और IIT गुवाहाटी में है, NIT गोवा में है। मतलब ऑलमोस्ट करोड़पति बनने के कगार पे ना, पहुंचे। करोड़पति तो क्या थे, लेकिन ठीक है, 50,000 हमने भी कमाए उससे। और उतने में जो हमारे सीनियर थे नेटवर्क मार्केटिंग में, वो उन्होंने हमारे लिए सबसे महंगे वाले कपड़े खरीद लिए। पहली बार जाके हमने 10,000 रुपए के कपड़े खरीद के आ गए हम। क्या बात है। और लेकिन वहाँ से लेकिन सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला। मतलब मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई के समय में डिस्टर्ब करना चाहिए अपने को, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो फीलिंग होती है कि अपने लिए कुछ करने का और अपने से पैसा कमाने का, आई थिंक वो बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए। हमारे यहाँ पे सिखाते नहीं है। बचपन से ये सोचा था कि यार जॉब करेंगे और उससे लाइफ सेट हो जाएगी। अभी सबसे ज़्यादा परेशान मेरे दोस्त जो हैं वो जॉब में ही हैं, बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, मेरे से बहुत ज़्यादा कमाने वाले, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान अपनी लाइफ में। और फिर मैं देख पाता हूँ कि क्या चीज़ मैटर करती है, कि टाइम, फ्रीडम क्या आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना, आपको वो सब सिखाती है और आपको वो चॉइस देती है कि आप चुन सकते हो अपनी कैसी लाइफ आपको जीनी है। मेनली जो मुझे लगता है MLM से आपने जो सीखा होगा वो है आपका स्टेज फियर निकल गया होगा आपका, है ना। सेल्समैनशिप स्किल्स बहुत पॉलिश हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि आपका वो कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी होती है ना, वो सपोर्ट बहुत कर रही होती है और उसी से कहीं ना कहीं आदमी स्किल्स सीखता है। तो चलिए, इसके बाद फिर आपने और क्या, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब हम आते हैं। जब हम डिजिटल नोमैड की बात करते हैं तो डिजिटल नोमैड होता क्या है? डिजिटल नोमैड मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय या एंटरप्रेन्योर या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिसकी जॉब लोकेशन डिपेंडेंट नहीं है, तो वो कहीं भी रह के काम कर सकता है। जैसे मैंने सरहदों के परे, हाँ, सरहदों के परे जा सकता है जो। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था अपनी वेबसाइट बनाने से, कि अपने छोटे छोटे ब्लॉग बना रहे हैं, फिर कोरा पे लिख रहे हैं, उसके बाद यूट्यूब पे अलग अलग तरीके से
वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें करके स्टार्ट किया था। लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं भी रह के ये वाला काम कर सकते हो। तो जैसे आप अभी मैं कुछ समय में गोवा जा रहा हूँ, तो मैं गोवा से रह के काम करूँगा, या अभी मैं बाली रहता हूँ तो बाली में रह के भी वही सेम काम कर रहा हूँ मैं जो मैं यहाँ रह के कर सकता हूँ, या दुबई में। तो इस चीज़ की फ्रीडम आपको मिल जाती है उसमें। तो यही है डिजिटल नोमैड, मतलब डिजिटल है और नोमैड है। जैसे एज अ डिजिटल नोमैड आप हैं, तो मेन आपका कोर कमांड क्या है? ये तो है, इसके साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा दुबई के, बाली के, वहाँ और यहाँ पे क्या डिफरेंस रहता है? जैसे मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या है, ठीक है, दोस्त क्या है, साथ में काम करने वाला है। वो कहता है कि दुबई जो है वो इंडिया की सबसे बेस्ट सिटी है। मतलब ये है कि आप दुबई जो है जाएंगे, इंडिया की सबसे बेस्ट बेस्ट सिटी सिटी है वो। अच्छा। इसलिए क्योंकि दुबई आप जाएंगे, आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। हर बंदा वहाँ पे हिंदी जानता है, और बाकी पाकिस्तान वगैरह से लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उर्दू भी लगभग सबको हिंदी आती है। वहाँ पे अरब भी और अफ्रीका के लोग भी आके हिंदी सीख लेते हैं कि चलो इंडियन लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं। कहते हैं दुबई बनाया ही इंडियन लोगों ने, वहाँ के स्वेट एंड ब्लड ऑफ इंडियंस, ऐसा वहाँ पे बोलते हैं। तो वहाँ तो इतना फर्क जैसा ऐसा लगता नहीं है। यही होता है कि बस आप टैक्सी में भी टेस्ला में जा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा मुझे लगता है वो अंतर लगता है वहाँ पे। हाँ, उबर में आप टेस्ला में ही जाते हैं, तो ये एक चीज़ है। बाली कंप्लीटली दूसरी जगह है। बाली स्पिरिचुअल जगह है, ट्रॉपिकल जगह है, वेदर एक जैसा रहता है, और लोग बहुत फ्री रहते हैं वहाँ पे। मैक्सिमम जो कम्युनिटी है वो फ्री थिंकर्स की है। वहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो वैक्सीन कंट्रोवर्शियल है तरीके के लोग, सामान्य लोग से रूप से मिल जाएंगे आपको। ऐसे ऐसे जो मतलब अगेंस्ट वैक्सीन होंगे या अगेंस्ट गवर्नमेंट होंगे, और फ्री थिंकर्स जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट वाली जगह है, मतलब दोनों बहुत अपोजिट जगह हैं। सो आपका बेसिकली कोर एरिया क्या है? मीन्स अगर एक लेमैन को समझाना हो तो बेसिकली क्या है? जैसे ब्लॉकचेन्स वगैरह भी मैं सुन रहा था आपका प्रोफाइल जब मैंने चेक किया। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा आपने बताया कि मैं डिजिटल नोमैड एक तरह से फ्रीलांसर ही हुआ। हाँ, थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन या नया ज़माने का नया टर्म हो गया, कह सकते हैं। मैं इसको डिजिटल नोमैड से ज़्यादा नोमैड एंटरप्रेन्योर कहता हूँ, क्योंकि डिजिटल नोमैड आप तब भी हो सकते हैं जब आपकी जॉब रिमोट है। आपने किसी कंपनी में काम कर लिया, यूएस कंपनी आपने ज्वाइन कर ली, और आप कहीं भी रह के काम कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें फिर भी फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम आपको कब मिलती है? जब आप अपना काम कर रहे हैं और उससे ऑनलाइन आपने इस तरीके से सेटअप किया है कि आप कहीं भी रह के उसे कर सकते हैं। तो ये मैं बोलता हूँ कि डिजिटल नोमैड एंटरप्रेन्योरशिप है। सो आपने कहा फ्रेमवर्क थिंकिंग, तो ये क्या आज का यूथ जो है जेनजी, तो ये क्या रिलेशनशिप में भी काम आएगी उनके, या कैसे है? तो प्लीज उसको थोड़ा एग्जांपल से समझाइए। फ्रेमवर्क थिंकिंग एक तरीके की हैबिट है। आप जब भी एक प्रॉब्लम को देखते हो, आप उसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करके किस तरीके से उसका सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। रिलेशनशिप में कैसे काम आती है? मान लो आपका झगड़ा हो गया, अब आपको कोई बात मनवानी है, तो एक तरीका तो ये है कि आप ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ, या मतलब कहने का मतलब है जैसे अगर आप चाहते हो कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी बात माने, तो एक तरीका तो ये है कि उसको बोलो, उसको पुश करते रहो, उसको लालच दो कि ये करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप जो कराना चाहते हो उसको सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर दो। उनका ये तीन स्टेप हैं, अगर ये हमने कर लिया तो यहाँ पे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो होता क्या है, हमारा जो दिमाग होता है वो बना ही इस तरीके से होता है कि उससे अगर वो स्टेप समझ आ गए तो अपने आप दिमाग जो होता है वो अलाइन होने लग जाता है वो काम को करने के लिए। तो फ्रेमवर्क थिंकिंग जो है वो अब एग्जैक्टली मेरे को वो अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि हाँ, आप उसको हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, ये तो है। ओके, मीन्स छोटे छोटे हम उसमें गोल्स बना के और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करना और उसको अचीव करना शुरू करें। इज इट हाँ। लाइक हाँ। तो आप जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको ब्रेक डाउन करो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हर जगह पे ये अप्लाई होता है। कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई भी आपका डिसीजन मेकिंग है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है यार लाइफ में करना क्या है, इस जगह पे क्या करना है, तो आप उसको ब्रेक डाउन करते हो छोटे छोटे उसमें, और फिर आपको स्टेप्स बनाते हो। यहाँ पे जो स्टेप्स बनाने का काम है ना, वो सबसे क्रिटिकल होता है। तो जैसे मैथ्स में प्राइम नंबर्स होते हैं, तो हमारा ब्रेन जो होता है वो वायर्ड होता है प्राइम नंबर्स की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। ओके, तो जैसे 3, 5, 7 ये जो नंबर्स हैं ये अट्रैक्टिव होते हैं हमारे लिए। तो जैसे हमने कहा
जैसे आप मेरे से एक सवाल पूछते हो कि मुझे ये कैसे करना चाहिए, और मैं एक तो आपको ज्ञान दे दूं कि भाई ऐसे ऐसे करो, और या फिर मैं ऐसा कहता हूं कि इसको करने के 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, और आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो जब आपने 3 बोला, या आपने कहा इसको डायमंड बना लिया, या आपने इसको स्क्वायर कर लिया, या आपने उसको ट्रायंगल बना लिया, तो आपके दिमाग में एक तरीके के शेप्स क्रिएट हो गए, और आपने वो प्राइम नंबर्स के थ्रू इसको समझाया, तो दिमाग में वो आसानी से बैठ जाता है। तो ये फ्रेमवर्क थिंकिंग की पावर होती है। एंड मूविंग फर्दर, ये चीज़ें किसी को अगर करियर में कंफ्यूजन है कि भाई मुझे कौन सा करियर चूज करूं, बहुत सारे ये है कि मैं अपना बिजनेस करूं या जॉब पे जाऊं, या मुझे कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल को इससे रिलेटेड निकाला है। तो जैसे आपको कंफ्यूजन रहा होगा कि भाई घर वाले कह रहे होंगे नौकरी करो, और आपका मन होगा कि नहीं मुझे कुछ और करना है, उस सिचुएशन में जाके क्या ये हम फ्रेमवर्क थिंकिंग को कैसे यहाँ यूटिलाइज कर सकते यहाँ पर अब जैसे आपने एग्जांपल दे दिया कि जॉब करो या बिजनेस में जाओ, मुझे लगता है इसमें जो काम आएगा वो आएगा आपको रिवर्स ट्रैकिंग, कि आप सबसे पहले ये देख रहे हो कि यार मैं आखिर लाइफ में चाहता क्या हूँ, मेरी एक आइडियल लाइफ दिखाई कैसी देती है। और जब आप उसे इन्विजन कर सकते हो, जब आप उसे विजुअलाइज कर सकते हो कि अच्छा मेरी लाइफ में अगर मेरा जो सबसे अच्छा दिन है, जो मेरा आइडियल डे है, वो कैसा दिखाई देता है, जब आपने वो देखा सबसे ऊपर, और आप उसे इन्विजन कर सकते हो कि अच्छा मैं एक अच्छे घर में हूँ, मेरा खुद का घर है, उसके सामने एक गाड़ी है, या जो भी आपका सपना है कि वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, मेरे लिए चाय बना रही, ये सारे जो सपने रहते हैं लोगों के, वो आपने देखा, विजुअलाइज किया आपने उसको, और आप जितना क्लैरिटी से उसे देख सकते हो उतना वो सच होएगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो उस तरफ को अपने आप डिसीजन लेता जाएगा उस जगह तक जाने के लिए। फिर उसके बाद आपको स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, कि फिर आपको देखना है मैं इसको कैसे 5 स्टेप में डिवाइड कर सकता हूँ, कि वहां तक पहुंचने के 5 स्टेप्स क्या होंगे। अगर आपने इसको सोचा कि अच्छा मैं पहले जॉब करूंगा फिर मैं ये करूंगा, फिर ये नहीं हो पाता है। फिर उससे क्या होता है कि फिर आप उसी में रह जाएंगे, जॉब करने गए फिर कहीं और रह गए। तो आपको एग्जैक्टली देखना होगा, अच्छा अगर मुझे ये लाइफ चाहिए, इसके लिए कितना पैसा चाहिए। तो पहला स्टेप ये है कि मुझे कितना पैसा चाहिए ये डिफाइन करना है। फिर दूसरा आपने देखा कि वो पैसा किन किन जगहों से आ सकता है, आपने उसे ब्रेक डाउन किया उस प्रॉब्लम को कि पैसा कहाँ से आएगा। फिर उसके बाद आपने और नीचे किया कि यार अगर मुझे वो पैसा चाहिए, जितना भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि 1 करोड़ रुपया मुझे महीने का कमाना है, तो आपने उसको ब्रेक डाउन करके ये देखा कौन कौन से एवेन्यूज से मैं वहां तक जा सकता हूँ। फिर आपने उनमें से पिक किया कि ये वाला एवेन्यू मैं पिक करूंगा, फिर इसके लिए क्या मेरे पास स्किल्स हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं मेरे पास। तो ऐसे करके आप ब्रेक डाउन करके आज की सिचुएशन में आते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग अगर मैं रिवर्स इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं इसकी। यस। व्हाट इज सोलोप्रेन्योरशिप? खुद अपने बॉस हैं, और कोई एम्प्लॉय भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम उस दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ और ऑफिस की ज़रूरत नहीं है अपना काम करने के लिए। अभी सैम ओवेस जो है ओपन एआई का फाउंडर, चैट जीपीटी का फाउंडर, उसने अभी एक बात बोली थी कि हम अगले 3 साल में, उसी ने बोला था या किसी ने बोला था, उन्हीं लोगों में से किसी ने बोला था कि हम बहुत जल्दी सबसे पहला $16 बिलियन कंपनी देखने वाले हैं। मतलब आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए होगा, कोई आपको एम्प्लॉय नहीं चाहिए होगा $1 बिलियन की कंपनी बनाने के लिए। हम उस समय में अभी जा रहे हैं क्योंकि एआई इतना सारा काम करने वाला है। ऑटोमेशन पूरा का पूरा इस तरीके से काम करेगा। तो सोलोप्रेन्योरशिप फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट इज आल्सो फ्यूचर। तो ये हमारे ऑडियंस के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि सोलोप्रेन्योरशिप जो है वो आने वाले टाइम में ऑटोमेशन की वजह से और इजी होने वाला है, और जो $1 बिलियन की इंडस्ट्री एक सिंगल पर्सन विद दीज टूल्स कैप्चर कर सकता है, isn't it? हाँ, एग्जैक्टली। मतलब आपके पास सारा सिस्टम अवेलेबल है, आपके पास मार्केटिंग का ऑटोमेशन है, प्रोडक्ट क्रिएशन का ऑटोमेशन है, और बस आपको पता होना चाहिए मार्केट कहाँ जा रहे हो और उन्हें क्या चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए किसके लिए कौन सा टूल क्या है और उस टूल को यूज कैसे करना है। हाँ भाई, आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स तो हैं, बट यू डोंट नो कि उसको यूज कैसे करना है। आपके पास गिटार तो है, बट आप उसको प्ले करना नहीं जानते। तो सेम गोज इन दीज थिंग्स ऑल्सो। आई थिंक डीप स्टडी और इसके लिए भी एनर्जी और स्किल इसमें आपको डिवोट करने की जरूरत है। बिल्कुल। एआई तो मतलब ऐसी चीज है, सबको सीखना ही चाहिए। वो मतलब एआई को कहते हैं फायर मूवमेंट है ह्यूमैनिटी का, कि
एक समय में जब आग बनी होगी तो लोगों ने सोचा होगा क्या नहीं किया जा सकता इससे, जब पहली बार आग देखी होगी किसी ह्यूमैनिटी ने। एआई वही है हमारे दिमाग के लिए। अभी हमें एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं है कि क्या हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी मेजॉरिटी ऑफ दुनिया को अभी अंदाजा भी नहीं है क्या आने वाला है। तो इस तरीके क्या की लाइफ आने में हम जा वाला रहे हैं। है? हाँ, ओके, जैसे जैसे ह्यूमनॉइड्स हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स। पूछने वाला था। ह्यूमनॉइड रोबोट हमारे दुनिया का पार्ट बन जाएंगे अगले 20 साल में। मुझे ऐसा लगता है कि हाउस होल्ड में अगर वॉर नहीं हुए और ठीक है लड़ाइयाँ नहीं हो गई तो ह्यूमनॉइड रोबोट तो हमारी दुनिया का ऐसा पार्ट होंगे कि हमें लगेगा यार इसके बिना जी कैसे रहते हैं हम, कि हमारे घर में बिना ह्यूमनॉइड के काम कैसे हो पा रहा था। ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कार वगैरह लेने जाते हैं ना, फिर होगा कि मेरे घर में ये वाला ह्यूमनॉइड है, मेरा तो ये भी कर लेता है, मैं तो कुकिंग भी कर लेता है और डेली के हाँ। काम भी कर ले रहा है, झाड़ू पोछा भी कर दे रहा है। ये तो हो ही मुझे जाएगा। लगता है 10 साल में झाड़ू पोछा वाला तो चलो हो ही जाएगा, इससे भी आगे बढ़ के बहुत सारी हाँ चीजें हाँ, होने ये तो वाली हो भी रहा है। अब जैसे वो डॉक वाला जो है अमेजोन के प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, हाँ। वो एक तरह से वो भी तो आपके रूम को स्कैन करके इट्स वर्किंग। सो एआई के बारे में कुछ और बताइए इंटरेस्टिंग, जिस कुछ ऐसा आपने देखा या कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा एग्जाम्पल। वो लोग क्या कर रहे हैं अभी लोगों के घरों में उस रोबोट को इंस्टॉल कर रहे हैं, जो आपके घर में रहेगा, आपके साथ रहेगा पूरे टाइम और वो सारे काम करेगा और वो सीखेगा बेसिकली। अभी वो लर्निंग फेज में है, अभी वो सीख रहा है कि डिश वॉशर कैसे यूज़ करते हैं, कपड़े कैसे धोते हैं और खाना कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें अभी सीखेगा वो। हम इंटर्नशिप पे हो। अभी इंटर्नशिप में है वो अभी। फिर इसके बाद मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां आने वाली हैं 5 से 10 साल में जो इस फील्ड में बहुत अच्छा करेंगी। इंडिया में भी हैं कुछ कंपनियां, लेकिन वो अधिकतर डिफेंस में है। लेकिन अमेरिका में, चाइना में तो बहुत अच्छा इसका रिसर्च वगैरह चल रहा है। तो किसी को अगर एआई में जैसे शुरू करना है और अभी स्क्रैच से शुरू करना है, तो आप कौन से टूल्स रिकमेंड करना चाहोगे? जैसे आपने कहा प्राइम नंबर्स, तो कौन से 3 टूल्स आप रिकमेंड करना चाहोगे कि जिसको हम सीख सकते हैं, या उसमें कुछ अलग सा आपको एक देगा? भाई हम चैट जीटीपी वगैरह की बात नहीं करते, कुछ उसके बियॉन्ड बताइए जो इजीली अवेलेबल है, लेकिन एक जेनरिक जो मास है या जो हमारा ऑडियंस देख रहा है उनको कईयों को नहीं पता। सबसे पहली चीज़ तो क्लॉड लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, लेकिन चैट जीपीटी तो ऐसा है कि ठीक है जनरली आपने रोज के लिए कर लिया, कुछ पूछ लिया, लोग थेरेपिस्ट की तरह यूज़ करते हैं उसको। क्लॉड ऐसा है कि आपका पर्सनल असिस्टेंट है वो बिजनेस में। उसमें आप स्किल के लिए, उसे स्पेसिफिक स्किल के लिए ट्रेन कर सकते हैं। उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और क्रिएटिव जो आंसर्स देता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और रिसर्च बहुत अच्छे से करता है वो। Okay. तो क्लॉड, मुझे लगता है कि चैट जीपीटी की जगह क्लॉड यूज़ करना बेटर है। दूसरा टूल जो है, एक कंपनी है इमरजेंट। Okay. उसमें आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आपने उसको बस कुछ प्रॉम्प्ट दे दिए, आपको जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है वो बना के आपको दे देगा। आपको क्रेडिट खरीदने हैं और वो रेडी हो गया। ये 2 टूल हैं। और एक मैं कहूँगा ऑटोमेशन। अब ये नेसेसरली एआई टूल नहीं है, लेकिन आप एआई एजेंट कैसे बना सकते हैं कि ऐसा, अब आपको कोड सीखने की ज़रूरत नहीं है सब काम के लिए। आप खुद से अपना, आपको जैसे कोई काम करना है, आपको रिमाइंडर देना है, आपको रिमाइंडर लेना है, या फिर आपको कंप्यूटर पे कोई रिसर्च करनी है या ईमेल भेजना है, ये सारे कामों के लिए आप अपना खुद के एजेंट तैयार कर सकते हैं। Okay. तो इसके लिए जो टूल, एक जो मेरा सबसे फेवरेट है, Na10। Na10 ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है सबके लिए, सब यूज़ कर सकते हैं उसको। मुझे लगता है वो सबको सीखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको फिर और नेक्स्ट लेवल पे और चीज़ें सीखते जाएंगे आप। और ये जो है वो इंडस्ट्री की डिमांड है। लोग हायर करते हैं लोगों को जो Na10 जानता है, क्लॉड जानता है, और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। हाँ। सो जो भी ऑडियंस है, जो भी यूथ हमारा एआई में अपना करियर बनाना चाहता है या उसमें इंटरेस्ट है, सिंपल इसका एक तरीका ये है कि मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको अपना लॉगिन करें और उस पर खेलना शुरू करें। लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम कहते हैं, और दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। और बहुत सारा सोर्स जो है यूट्यूब वगैरह पे है ही है, तो आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए, ग्रेट। मूविंग फर्दर, अब बाली में कैसे एक्सपीरियंसेस रहे और कैसा लगता है? मतलब एक कबीरा जो घूमता रहता है इधर उधर, तो बाली वगैरह के कुछ ऐसे एक्साइटिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बताइए। बाली जो है वो हिप्पी टाउन है। आपसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी डिजिटल नोमैड बन ही जाना चाहिए और आपके ट्राइब ज्वाइन करके, कम्युनिटी ज्वाइन करके आप ही के साथ पूरी दुनिया एक्सप्लोर की जाए। हाँ, दुनिया एक्सप्लोर करना तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एनीवन कैन डू। मतलब क्या होता है ना, एक चीज़ होती है कि हर उम्र के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं।
उस उम्र में वो एक्सपीरियंस नहीं लिए तो फिर तो उम्र तो निकल जाती है, फिर वो सपना रह जाता है। तो आपको उस समय में जो सबसे अच्छा आपको लगता है कि इस तरीके से मुझे जीना चाहिए, मुझे लगता है उसको ट्राई कर लेना चाहिए। फिर चूज कर लो उससे कि करना है नहीं करना है, चुनाव करो अपने से। उम्र के इससे वजह है, हर उम्र का फितूर होता है जुदा, हर उम्र का फितूर होता है जुदा, खिलौने माशूका, खिलौने माशूका, रुतबा और खुदा। वाह। तो अभी माशूका वाली जो एज में है वो एआई को अपनी माशूका बना ले। कहने का तात्पर्य ये है कि एआई को अपना माशूका बनाए और ट्रेंड को समझे। नहीं, मुझे लगता है एआई को माशूका नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है। अच्छा, आप एआई गर्लफ्रेंड रख सकते हैं, अभी आप अपनी एआई गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, और मुझे लगता है खतरनाक है। पता तो सबको चल ही जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हाँ, हूँ। हाँ। एक ग्रॉक करके एक एआई है, आप एलन मस्क की कंपनी है, आप उसमें चाहे लड़का या लड़की उसके अवतार हैं, आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, वो पूरी बातें करेगा आपसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। ओह, अब आप ठीक है सामने नहीं मिल सकते, कुछ सालों में ऐसा भी हो जाएगा कि आप सामने मिल रहे humanoid हैं ऐसे रोबोट से, ह्यूमनॉइड से। लेकिन ये तो है कि आप मतलब ऑनलाइन उसका पूरा एक्सपीरियंस ले सकते नेक्स्ट फेज ऑफ अडल्ट इंडस्ट्री हो हैं। जाएगा हाँ, वो। नहीं हो रहा है ऐसा, और मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक है। अभी ना दो तरीके की चीजें हैं, उनमें से एक तो चूज करना चाहिए। एक तो आप एआई को अच्छे से समझो, और दूसरा उसके डेंजर को भी समझो। अगर आपने माइंड को अपने आउटसोर्स कर दिया, मतलब अगर आपने अपने दिमाग को ज़्यादा ही डिपेंडेंट बना दिया एआई के, उसका प्रॉब्लम ये होगा कि डंब होते जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी ह्यूमैनिटी डंब होती जाएगी। और सबसे पहले तो कॉम्पीट भी एआई से करना है आने वाले टाइम पे, अपने काम के लिए, अपनी और चीज़ों के लिए। एआई को समझते समझते ऐसा ना हो कि एआई हमें बेहतर समझने लग जाए। हाँ भाई वो भी तो ट्रेन हो रहा है ना, बिल्कुल। आप उससे काम करवा रहे हो तो वो भी तो ह्यूमन पैटर्न को समझ रहा है ना, आपके पर्टिकुलर पैटर्न को तो समझ रहा है ना, कि आपका क्या एक एल्गोरिदम है एक इंडिविजुअल का, तो वो भी तो ट्रेन हो रहा है। तो आप क्या समझोगे उसका, वो आपको ज्यादा समझने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एआई अभी जैसा है ना, वो सबसे डंब अभी है। इसके बाद हम जितना भी आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ये उससे स्मार्ट ही होने वाला है। तो जो भी हम देख रहे हैं सबसे बेस लेवल ही है। माय गॉड। तो ये है सबसे बड़ी बात कि अभी जो कॉलेज से निकल रहा है लड़का लड़की, अभी जो कॉलेज से निकल रहे हैं, उनके लिए उनको एआई से कॉम्पीट करना पड़ेगा एक समय पे। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि एआई को समझो कि उसे कैसे यूज कर सकते हैं अपने को बेटर बनाने में। ये नहीं कि उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया, वो रिस्की हो जाएगा, क्योंकि उसमें दिमाग अगर लग गया तो फिर फ्रेमवर्क थिंकिंग चाहिए। फिर आपकी जरूरत वहां पे फिर पड़ेगी। मेरी जरूरत है, फिर फ्रेमवर्क थिंकिंग चाहिए आप। बिल्कुल। सो हमारा डिस्कशन काफी अच्छा चल रहा है, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हमने टच किए। एक चीज और भी है, व्हाट इज फ्यूचर, लाइक यू वर टेलिंग कि कम्युनिटी बिल्डिंग जो है ये एक नया फ्यूचर है जिसमें आपकी मास्टरी भी है। सो उसके बारे में कुछ बताइए, और ये कुछ नई चीज है, मेरे लिए भी कुछ नया था, और ऑडियंस को भी इसके बारे में थोड़ा और डीप डाइविंग करते हैं हम इस पे। एज अ करियर आप पूछ रहे हैं या एज अ करियर मीन्स लाइक जैसे अभी सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, तो हर चीज का एक समय होता है, हाँ, तो अब व्हाट नेक्स्ट? मुझे लगता है एक तो जो हिस्सा है एआई को समझना, और दूसरा है ह्यूमन वर्क। आई थिंक फ्यूचर में दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, एआई वर्क एंड ह्यूमन वर्क। तो या तो आप एआई की चीज़ें मास्टर करो, और दूसरा साथ में आप ह्यूमन मास्टरी करो। ह्यूमन मास्टरी क्या है कि लोगों को कैसे बिल्ड करना है, लोगों को कैसे एक साथ लेके आना है। Okay. और ये जो काम है बहुत इम्पैक्टफुल काम है, और देयर इज़ अ ग्रेट फ्यूचर इन इट। कम्युनिटी बिल्डिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो क्रिएटर है, वो इंस्टाग्राम पे अपना ऑडियंस बना रहा है, तो वो कम्युनिटी नहीं है। इंस्टाग्राम पे ऑडियंस है, आपका कंटेंट ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन आपका कंटेंट दिख रहा है 1000 लोगों को। अचानक एल्गोरिदम को लगा कि नहीं ये तो काम का ही नहीं है, मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो उसने उसको उड़ा दिया, उसको बैन कर दिया। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो ऐसा है कि फेसबुक में 60% कोड जो है वो एआई लिख रहा है, लोग नहीं लिख रहे हैं अब। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने बिजनेस को कैसे सिक्योर करना है, आपको ह्यूमंस बिल्ड करने पड़ेंगे। आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा जहां पे आपका कंट्रोल है उस बिजनेस में। आप लोगों को जानते हो, आप पर्सनली कनेक्ट कर रहे हो, आप 1-to-1 लोगों से बात कर सकते हो। वो जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्रिएटर हो, चाहे आप बिजनेस ओनर हो। और दूसरी बात कि
हम एज ह्यूमन वी लर्न इन कम्युनिटीज, इसी तरीके से ही हम सीखते हैं। कैसे, मतलब जैसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि आप किसी को कंसल्ट कर रहे थे और फिर 10,000 उसके $10 million। $10 million कमाए और फॉलोअर्स भी कुछ या उनके लोगों से प्लीज हाँ 10 हाँ दिस विल मेक ऑडियंस टू अंडरस्टैंड इजी। अगर मैं ये स्पेसिफिकली बिजनेस में कम्युनिटी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है और आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आपको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। कम्युनिटी बिल्ड करने का मतलब सिंपल तरीके से कि हमें अपने जो ऑडियंस है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नंबर और उनका नहीं। ये तो डेटा कलेक्शन हो गया। कम्युनिटी बिल्डिंग मतलब आप किसी एक मिशन के लिए लोगों को एक साथ लेके आते हैं। इसको ऐसा समझो कि आप अपना रिलीजन स्टार्ट कर रहे हो। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल तरीके से मैं बोलूँगा तो ये अलग बात है, लेकिन ये रिलीजन स्टार्ट करने जैसा ही है कि आपके पास एक विजन है, आप एक चीज़ देखते हो कि फ्यूचर ये है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं जैसे आपका बिजनेस है, आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो आपने एक फ्यूचर देखा है बच्चों के लिए कि मुझे बच्चों को अच्छे करियर में लेके जाना है, तो आप देखते हैं कि एक अच्छा करियर ये एक ऐसा फ्यूचर है जो आप हर बच्चे के लिए देख रहे हैं। तो जितने भी और लोग हैं जो इस विजन से अलाइन होते हैं, उनकी आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं? आप अपने प्रोग्राम्स सिखा के कर रहे हैं, आपने अपना एजुकेशन दिया, इससे हो रही है, या फिर वो इंटरव्यू प्रिपरेशन से हो रही है। तो लेकिन जो अलग अलग ये लोग हैं जो सिर्फ एक विजन के लिए एक साथ आ रहे हैं, दिस इज कम्युनिटी। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग। पहला कि आप एज अ लीडर यू नीड टू बी कैरिस्मेटिक, यू नीड टू बी इम्पैक्टफुल, कि आपके अंदर वो दिखना चाहिए लोगों को कि आप फॉलो करने के लायक हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। और मुझे लगता है आप हैं, इसीलिए आपकी कम्युनिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है। और दूसरी चीज ये है कि आपको एक ब्राइट फ्यूचर लोगों को दिखाना होता है। आपको ये विजन दिखाना होता है कि ये संभव है लाइफ में आपके, आप यहाँ से उठ के यहाँ जा सकते हैं, चलो आक्रमण। हाँ, तो ये आपको दिखाना होता है। और लास्ट चीज ये है कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देनी होती है। लोग वहां तक जाने की कोशिश 10 तरीके से कर रहे हैं। अगर कोई पैसा कमाना चाहता है, वो एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा है, वो किताबें भी पढ़ रहा है, वो एडवर्टाइजिंग भी सीख रहा है, इंस्टाग्राम पे रील भी बना रहा है, वो सब कोशिश कर रहा है। आपको अपना तरीका उसको प्रेजेंट करना है। जब ये 3 चीजें एक साथ आती हैं तो देन पीपल कम टुगेदर, लोग एक साथ आते हैं और कम्युनिटी बनना शुरू होती है। आज का डिस्कशन मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल हो रहा है, तो मैं भी अपनी कम्युनिटी कल से और स्ट्रांगली उस पर काम करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी एज क्या है? अभी मैं 30 साल का हो गया हूँ। 30 साल के हो गए। तो एक 30 साल की उम्र में आपने अपनी एक AI की कंपनी जो स्टार्ट करी है, जिसके आपको फाउंडर भी है, तो उसका क्या विजन है, क्या मिशन है या क्या गोल है, बताइए थोड़ा। हम अपना खुद का AI सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इसको मैं सीधे समझाऊं तो आपको अगर एक अच्छा AI बनाना है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए। देखिए, आप गौर कर रहे होंगे मैं हर बार फ्रेमवर्क थिंकिंग लेके आ जाता हूँ। पहली चीज़ तो आपको उसको कंप्यूट पावर देनी है। कंप्यूट मतलब उसको खूब सारी प्रोसेसिंग करनी है, उसको सोचना है ढेर सारा। अब वो सोचने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए होता है, तो ये एक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि आपको अच्छे प्रॉम्प्ट देने हैं, आप उसको कितना अच्छे से उसे बता सकते हो। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है उसकी मेमोरी। जैसे ब्रेन में हमारे एक तो प्रोसेसिंग है, दूसरा है मेमोरी। हम जो बना रहे हैं वो एक तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी है, AI की मेमोरी है। तो हमारा जो AI है, सिस्टम है, वो ये करता है कि आपके AI एजेंट को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है कि किस बारे में बात करनी है। तो इसके लिए वो इनोवेशन है। थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई तरीके से बताइए। किसी को अपना कोई सेल्स का कोई प्रोडक्ट है, उसका सपोज बैग्स है, वो ऑनलाइन सेल करना चाहता है। हाँ, जैसे अगर आपका ई-कॉमर्स बिजनेस है, या डॉक्टर का मैं बताता हूँ, वहाँ पे बहुत काम आता है कि आपका कोई क्लिनिक है और आप साथ में इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस भी बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक सर्टेन तरीके का इन्वायरमेंट है। आप इंस्टाग्राम पे रील बनाना चाह रहे हैं, आप पेशेंट से भी बात करना चाह रहे हैं, आपके पास कस्टमर सर्विस का भी काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर फिजिशियन है तो आप सर्जन वाली एडवाइस दे देंगे। आपको बहुत ही स्पेसिफिक रहना है अपने कॉन्टेक्स्ट में, वरना लाइसेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरीके से लीगल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पर आपको मेमोरी जो होती है उसको ट्रेन करना पड़ता है
कि किस बारे में मेरा एआई बात करेगा। अगर आपने कस्टमर सर्विस के लिए एआई बनाया, या फिर आपने इंस्टाग्राम पे, अभी क्या होता है कि आपने अपना एआई ट्रेन कर लिया, वो इंस्टाग्राम पे आपके लिए रील भी बनाएगा, आपने बस अपना फोटो उसको दे देना है। लेकिन वो करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि वो किसी भी बारे में बात करेगा, आपको उसे बताना है कि मुझे इन्हीं टॉपिक्स पे बात करनी है रोज रोज। तो जब वो ऑटोमेशन आप बना रहे हैं तो आपको मेमोरी चाहिए, तो वो मेमोरी ट्रेन करने के लिए हमारा एआई काम करता है। सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी हम लोग कुछ डॉक्टर्स वगैरह से बात कर रहे हैं जिनके साथ में हमें इम्प्लीमेंट करना है ये, और कुछ यूएस बेस्ड रिसर्च कंपनीज हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी साइड जो है हमारे बिजनेस की, वो ये है कि हमको इसे डिसेंट्रलाइज बनाना है, मतलब क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन में बनाना है इसको। आपने हाईएस्ट अर्निंग कितनी करी है पर मंथ? ऐसा नंबर तो बताना सही नहीं है मुझे लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा सबसे अच्छा महीना रहा था, अगर हम पूरी कंपनी का बताऊं तो $40,000 पर मंथ था। ओह, अगर मैं इन्वेस्टमेंट, कंपनी का इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू की बात करूँ तो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब लगभग हम मान के चले कि 40 लाख रुपए। ये इस कंपनी में नहीं था, ये पहले वाली कंपनी का था, वो ये इसमें डिजॉल्व, तो नहीं इस है। पे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, ये हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको, ये पुरानी बात है। जस्ट टू मोटिवेट ऑडियंस। तो मैंने बता दिया, ठीक है, डिस्क्लेमर दे दिया। सो अब बताइए, एज अ डिजिटल नोमैड जो कुछ लाइफ में कुछ क्रेजी एक्सपीरियंसेस करे होंगे, तो वो ज़रूर बताइए, ताकि जिससे जैसे मैं इंस्पायर हो रहा हूँ तो हमारे ऑडियंस भी इसमें इंस्पायर भी होगा। अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो तो स्काई डाइविंग का ही आ रहा है। Okay. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई डिड, जोश जोश में हमने $800 पे करके, मतलब कितना, लगभग 70,000 रुपये एक बार कूदने का हमने दे दिया था। लेकिन पैसा दिया रात को, और रात भर नींद नहीं आई थी हमको, लग रहा था गलत डिसीजन ले लिया। ऊपर जाके पहले 70,000 रुपये दो, और उसके बाद ऊपर से मरने के लिए कूदने जा रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। 2 दोस्त थे हम, और तीसरे को कन्विंस करते रहे रात भर कि भाई तू भी चल। दुबई में थे हम, और कन्विंस हुआ कि नहीं? वो नहीं हुआ। Okay. और अभी तक वो कह रहा है अच्छा हुआ मैं नहीं कूदा। क्यों, ऐसा क्या हो गया था भाई? तो पैराशूट है और ब्लॉक हो गया था क्या आपका? नहीं, पैराशूट तो ब्लॉक नहीं होता है, उसमें एक और लगा रहता है पीछे से, वो अपने आप खुल जाता है। होते हैं लेकिन कम केसेस होते हैं। लेकिन वो लास्ट में, बल्कि वो सोया ये कह के कि सुबह मैं पेमेंट कर दूंगा, अभी मेरे को छोड़ दे बस। लेकिन हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहा, लेकिन नहीं किया। लेकिन आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव डन, सबसे अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस था स्काई डाइविंग दुबई में। क्योंकि आप ऊपर जाते हो, आपको सब याद आ रहा होता है, आपको लग रहा है अब ये शायद मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है, ये मैं मरने वाला हूँ, और ये पूरा चांस है आपका मरने का, क्योंकि आप 13,000-14,000 फीट से नीचे जंप मार रहे हो। तो आपको सब याद आता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म सब याद आते हैं। और आप धीरे धीरे, जो प्लेन धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है, और आपको एहसास होता है आप पहली बार ऐसे प्लेन में बैठे हैं जिसमें दरवाजा ही नहीं है। और वहां पे 1 2 3 कहते हैं लोग, लाइक 1 2 3 चलता है। लेकिन जो आप कूदते हैं ना, वो 3 पे नहीं कूदते हैं, 2 पे, वो 2 पे कूदा देता है। और आपको पता नहीं होता है। हाँ, तो वहां पे 1 2 आप 3 का इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप ऑलरेडी हवा में हैं, और आप गिर रहे हैं। और आप गिरते जा रहे हैं, आपको लग रहा है 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, गिरे जा रहा है, पैराशूट क्यों नहीं खुल रहा है ये। लेकिन उसमें फिर एक मोमेंट आता है जहां पर सब शांत हो जाता है। आप गिर रहे हैं, आप देख रहे हैं नीचे, आपको दिख रहा है ऊपर आसमान है, प्लेन जा चुका है, आप, मतलब आपके पीछे वो रहता है बंदा जो एक्सपीरियंस है, वो आपको बता रहे कि ऐसे करके अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे करो, बनाना बोलते हैं उसको, कि ऐसा एंगल होना चाहिए, ये सब। लेकिन वो जो मोमेंट होता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उसको। और फिर पैराशूट खुलता है, फिर आप आराम से पूरे शहर को देखते हो। आप देख रहे हो बुर्ज खलीफा वहाँ पे है, बुर्ज अल अरब वहाँ पे है, आप एक तरफ से समुद्र है जिसको आप देख रहे हो, पीछे इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है जो बनाई हुई है इंसानों ने। तो वो बहुत रिमार्केबल एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द बेस्ट। क्या बात, आपने ऐसी नन्ही सी जिंदगी बहुत तजुर्बे ले लिए, एक्साइटिंग तजुर्बे भी लिए। अभी तो 30 की हो गई, नन्ही नहीं रही। कोई बात, नन्ही ही है। नन्ही विपस्सना प्रैक्टिशनर भी हैं आप, और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, ये विपस्सना जब हम गए थे सबसे पहले करने, तो मेरी इनसे मुलाकात उस समय ही हुई थी, और तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो विपस्सना का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? विपस्सना आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मुझे लगता है कि इसलिए, हाँ, एक तो वो चीज़ है, दूसरा विपस्सना ने मुझे क्लैरिटी दी अपनी लाइफ में कि
चीज़ों को कैसे अच्छे से देखना है, और सबसे बड़ी बात, बाहर नहीं देख के अंदर देखना है। क्योंकि पूरी लाइफ में आगे सामने भागता रहा था कि मुझे ये अचीव कर लेना है, मुझे ये देख लेना है, वो कर लेना है। ऐसा नहीं, बाद में विपश्यना के बाद ही मैंने बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू करी, लेकिन वो क्लैरिटी जो थी कि इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आगे भी बाहर भी कुछ चाहिए तो आपको अंदर से ही उसे स्टार्ट करना है, वो क्लैरिटी विपश्यना में आई थी। और वो इसलिए नहीं है कि विपश्यना में सीखा ये सब। आप जब अपने साथ बैठते हैं 10 दिन चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी को देखना नहीं, किसी की शक्ल नहीं देखनी, किसी से बोलना नहीं, आप बस अपने अंदर 14 घंटे ध्यान कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है और कुछ करने को, वहाँ आपको वो क्लैरिटी मिलती है जहाँ कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। खुद के सवाल जो होते हैं, कहते हैं ना, गुरु बाहर नहीं, गुरु अंदर से ही रास्ते हैं, थॉट्स हैं, वो काफ़ी परेशान भी करते हैं। कई बार थॉट्स ये भी होता है कि हम इसको इतने 10 डेज तक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आई हैव एक्सपीरियंस इट, तो मैं समझ सकता हूँ। बट वाकई में मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस हो। तो जो भी यूथ है हमारा, जिनको लगता है कि लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन, तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें और एज अ चैलेंज लें और उसको करें ज़रूर, बिकॉज बहुत कुछ क्लियर हो जाता है उसमें। और आप कुछ साउंड हीलिंग वाली भी बात भी बता रहे थे मुझे, उसके बारे में कुछ बताइए, वो कहाँ पे किया था आपने? हाँ, साउंड हीलिंग मैंने किया था बाली में। साउंड हीलिंग इस तरीके की टेक्नोलॉजी, और ये भारत में बहुत पहले से चलती आ रही है। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो बहुत सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें। तो साउंड हीलिंग क्या है, बेसिकली आप लेट जाते हैं, सीधे सीधे शब्दों में मैं बताऊं तो आप लेट जाते हैं और आप के आसपास में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। कि आपके पास जोर का ड्रम बज रहा है, जोर का नहीं, धीरे वाला बज रहा है, शादी वाला ड्रम नहीं बज रहा, हल्के से बज रहा है वो, और बहुत ही सटल सा बज रहा है। फिर घंटियां बज रही हैं, फिर तिब्बतियन बाउल करके एक चीज़ रहती है, वो उसका यूज़ करते हैं लोग अपने ब्रेन फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करने के लिए। और उससे एक तो आता है रिलैक्सेशन, दूसरा आप एक अलग जोन में आप चले जाते हैं। आप, एक तो है कि हम इस बॉडी में जी रहे हैं, एक है कि आप इतना डीप और इतना काम आपकी बॉडी बन जाती है कि आपका मतलब माइंड जो है ना, वो स्पीड एक तरीके से स्लो डाउन हो जाता है माइंड, और इसलिए आप तेज सोच पाते हैं। अब ये हो जाता है, मतलब आप थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। हाँ, तो कई बार हमारा माइंड जो होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कुछ है, तो एक बहुत एक्टिव फॉर्म में, फिर वो धीरे धीरे हमारा अल्फा फॉर्म में स्लो डाउन जब होता है, तो डीप थॉट्स उसी समय आते हैं, जब हम ट्रांस, जैसे हम कह रहे हैं, या अर्ध निद्रा वाला क्षेत्र, एक जो जोन होता है, हाँ, लूसिड ड्रीम जिसे बोलते हैं। हाँ, तो उसमें जब हम जाते हैं तो आई थिंक वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहता होगा। हाँ, एक बिल्कुल। और बल्कि मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, मैं इतना हैरान हुआ था जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था साउंड हीलिंग की, तो मुझे एक महिला मिली थी अमेरिकन, और इस महिला के जो पति थे, इनको कैंसर था, और डॉक्टर ने बोला था अगले 1 महीने में ये गुजर जाएंगे। और उसने उनकी साउंड हीलिंग करनी शुरू करी। 15 साल जिए वो व्यक्ति गुजरने से पहले, और रोज साउंड हीलिंग करती थी वो महिला। और उनकी जो बेड थी उसके नीचे एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, उसमें हल्की सी जो टोन थी वो हल्की सी बजती रहती थी। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च भी हुई है, अभी बहुत नया सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में देखा गया है कि जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं ये रिस्पॉन्ड करती है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को, और कैंसर सेल्स को देखा गया है वो हील होती हैं। अब इस पे, अब ऑब्वियसली ये फार्मा वाला नहीं है तो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन देखा गया है बहुत छोटे लेवल पे ऐसी कई सारी रिसर्च, आप रिसर्च पेपर उठा के देख सकते हैं जहाँ पर जो सेल्स हैं उनके कलर्स बदल रहे हैं, उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्टिवेट हो रही है, और सेल्स का नेचर चेंज हो रहा है, वो हील हो जा रही है। तो मतलब जो भी हम जिनको भी प्रॉब्लम है कुछ या क्रिटिकल इलनेस है, तो साउंड हीलिंग के लिए उनको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, मे बी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है अगर खासकर अभी के समय में अगर किसी को एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह रहता है, मुझे लगता है साउंड हीलिंग तो एक बार करके देखना ही चाहिए। पार्टनर डांस का क्या कॉन्सेप्ट आपने बाली में एक्सपीरियंस किया? बाली में नहीं, इंडिया से स्टार्ट किया था, लेकिन बाली में और अच्छे से वो आया, उस पर काम करना शुरू किया। वो क्या रहता है कि ये अभी बहुत पॉपुलर हो गया, बचाता बोलते हैं उसको, ब्राज़ीलियन जूक है, साल्सा है, ये सारे डांस अब बॉलीवुड में दिखाई देते हैं, लेकिन साउथ अमेरिका में ये डांस लोग मतलब अपने पार्टनर्स में या दोस्तों के साथ सब कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी सीखी हमने। बेसिकली आप क्या करते हैं कि एज अ मैन आप लीड कर रहे होते हैं, और लड़की जो है वो फॉलो करती है डांस को, तो आप उसको, और आप क्रिएट कर रहे होते हैं साथ में डांस।
तो हाँ, वो सेंशुअल डांस होता है, सेक्सुअल नहीं होता है, सेंशुअल होता है। मतलब आप बाउंड्रीज में ही करते हैं, ये नहीं कि आप गलत तरीके से छूने लग गए, ऐसा नहीं। आपको अच्छे से रिस्पेक्ट करना होता है। असल में अब ये कहने वाली बात नहीं, लेकिन इंडियन लोग इसके लिए बदनाम हैं। पार्टनर उसमें भी, पार्टनर डांसिंग में भी जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई अगर कोई इंडियन है तो आप मर्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंडिया में क्या होता है ना, लोग आदमी अधिकतर ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जो ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन बहुत अच्छा चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि सीखना चाहिए, क्योंकि एज अ मैन यू लर्न अ लॉट। तो हिमांशु जी, एक चीज़ और बताइए कि अब तक के पूरे अपने इस जो भी आपने एक्सपीरियंस एक्सपोजर जो लिया है, इसमें मैंने एक चीज़ और भी था कि ओशो का आपने काफ़ी आप फॉलो किया आपने, और काफ़ी बुक्स वगैरह रीड करी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो थॉट आपके विचार को प्रभावित किया या आपको एक नया आयाम दिया दुनिया को देखने का? अभी जो मुझे याद आ रहा है वो तो एक ही है कि इफ़ इट डजंट फ्री यू इट्स नॉट लव। अगर आपको कोई भी चीज़ आज़ादी नहीं देती है तो वो आपका प्रेम नहीं है। ये प्रेम को देखने का अच्छा तरीका है। प्रेम मतलब इंसान से ही नहीं, बल्कि लाइफ में कोई भी चीज़ों से, अपने काम से भी अपने काम से भी। आपको अगर तय करना है, हर इंसान अपना वैल्यूज़ तय करता है कि उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। कोई पैसा चुनता है, कोई फैमिली चुनता है, कोई हेल्थ चुनता है, कोई फ्रीडम चुनता है। फ्रीडम में सब कुछ आ जाता है। और आपको तय ऐसे ही करना सबसे बेहतर होता है कि क्या मैं जो करूँगा ये मुझे आज़ादी दे रही है या मुझे फंसा रही है। अगर कोई चीज़ फंसा रही है तो मत करो, आज़ादी दे रही है तो कर लो। और हर जगह पे अप्लाई होता है। तो मुझे लगता है कि ओशो की ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रभाव था इस बात का। और भी बहुत सारी चीज़ें, ओशो अपने आप में मुझे लगता है कि गजब आदमी है। और कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग इंसान मानते हैं, लेकिन सीखने का एक अलग आयाम सोचने का जरूर वो एक अलग तरीके से सोचने का नजरिया तो जरूर मिलता है ओशो से। सो हिमांशु जी, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ लास्ट टेक अवे आपकी तरफ से। और आप बुक्स बहुत रीड करते हैं, बहुत उसके बारे में बताइए। और कोई ट्रेनिंग जो ऐसी है जो ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो भी ज़रूर बताइए। सबसे पहले तो अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उसको फ्रेमवर्क थिंकिंग सीखनी है, मेरे प्रोग्राम्स हैं, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। डिटेल्स होंगी तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, या फिर यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कम्युनिटी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टार्ट ही कर रहा है, उसे पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है क्यूरियोसिटी, वो नहीं रुकनी चाहिए। अपने आप को और ज़्यादा चीज़ें जानने की, समझने की कोशिश करते रहनी चाहिए। और खासकर एक लक्ष्य की तरफ जाने के लिए, हर तरफ जाने के लिए नहीं। कोई बुक्स? आई थिंक सबसे अच्छी बुक जो है जिससे स्टार्ट करना चाहिए वो है सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। मार्क मैनसन करके एक ऑथर है, बहुत बढ़िया किताब है खासकर अभी के लोगों के लिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है वो लिखी ही जेन ज़ी स्टाइल में गई है। तो वो बुक मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया किताब है कि उसमें बताता है वो कि किन चीज़ों पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है। मुझे लगता है अब ज़्यादा जरूरी चीज़ें जानने की ना ये है कि क्या नहीं करना है, what to not give a fuck about. I think that's a very important thing to learn. Okay. I think that's a good book to start. और कोई ऐसी ट्रेनिंग जो ऑनलाइन अवेलेबल है या कोई ऐसा चैनल जिससे खुद को और एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा हो? आपका तो चैनल है, आपका चैनल है एस्पायरिंग लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। और मैं आशा करता हूं कि आपने हिमांशु बिस जी से बहुत कुछ सीखा होगा। इनकी इंस्पायरिंग जर्नी आपकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ 1+ जरूर करेगी। तो दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड दिस इज हिमांशु साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।